हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों बेसिकली हमारी आपका 11th क्लास 11th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स और चैप्टर चल रहा था भारतीय स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। तो बेसिकली हम स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्थाओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर में भारतीय अर्थव्यवस्था थी कैसी, क्या उसका आपका हिस्टोरिकल आपका बैकग्राउंड रहा है, किस तरीके से ये सारी चीजें हुई हैं, इन सबको देख रहे हैं। देखा, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय जो विकास है देख लिया। कृषि क्षेत्र के विषय हम बात कर रहे थे। आज औद्योगिक क्षेत्र पर, इन औद्योगिक क्षेत्र पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए 17वीं शताब्दी में भारत में आए फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने तत्कालीन गवर्नर बंगाल में नियर बंगाल में 17वीं शताब्दी में उन्होंने देखा और उनको वर्णन किया है। क्या देखा है कि आपने दो बार भ्रमण के दौरान बंगाल के विषय में संग्रहित जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह क्षेत्र मिस्र देश से कहीं अधिक समृद्ध है और यहाँ सूती, रेशमी, चावल, शक्कर, मक्खन आदि की प्रचुर मात्रा में निर्यात है और यहाँ अपने आंतरिक उपभोग के लिए भी गेहूं, सब्जी, अनाज, मुर्गा, बत्तख आदि का भरपूर उत्पादन होता है और यहाँ सुअर के बड़े बड़े झुंड हैं। भेड़ बकरियों के यहाँ आपके बड़े बड़े विशाल झुंड विद्यमान है। तो बता रहे इन क्षेत्र में हर व्यक्ति में उपलब्ध है। ताजमहल की पहाड़ियों से लेकर गंगा नदी के लिए बहुत यत्न और श्रमिक कटकर बनकर नहरों के जाल बिछाओ। यानी कि क्षेत्र कैसा है, पूरा संपन्न क्षेत्र। क्या कहा है, ये क्षेत्र अगर आप इसको देखते हैं, ये क्षेत्र आपको बहुत अलग दिखाई। तो कैसे बताया है, मिस्र देश से कहीं अधिक है। देखिए बता ना, मिस्र देश से कहीं अधिक। देखा। अब देखिए, औद्योगिक क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे थे। अब यहाँ से शुरुआत है औद्योगिकरण में कि किस प्रकार का इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां हुआ। तो 1.4 औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक आधार विकसित, यानी कि औपनिवेशिक व्यवस्था थी। औपनिवेशिक व्यवस्था होने के बाद इस तरीके का एक अच्छा औद्योगिक आधार होना चाहिए था, वो हमारा विकास नहीं कर सकता। देश के विश्व प्रसिद्ध शिल्प कला, आप जानते हैं पूरे विश्व में भारत की शिल्प कला थी, के रेशमी और सूती वस्त्रों की दुनिया में मांग थी, किंतु उनकी प्रतिष्ठा परंपराओं का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक उद्योग की आधार की रचना नहीं होने दी। यानी कि जिस प्रकार की चीजें थी आधुनिक औद्योगिक आधार की हम लोग बात कर रहे थे रचनाओं की, उन्हें आपका नहीं होने दी। और भारत में इसी में औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों का क्या था, विदेशी शासकों का एक तो वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योग के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते। क्या चाहते थे, भारत क्या बने, कच्चे माल का निर्यातक बने। दूसरी ओर वे उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत का एक विशाल बाजार बनाना चाहते। एक तरफ क्या था भाई, अब उनको क्या चाहिए था। देखिए, ब्रिटेन में क्या हो चुकी है, आपका औद्योगिक क्रांति, और आपने पहले ही पढ़ा है कि वो भारत को कैसा बनाना चाहते थे कि एक आपका उनको रॉ मटेरियल बेस चीजें जहां से मिले वो भारत से वही उम्मीद। एक तरफ तो उनको क्या मिले, आपका कच्चा माल, और दूसरा यही तो कच्चा माल ब्रिटेन जाए और ब्रिटेन में इसमें आपके तैयार होकर वापस भारतीय बाजारों में आए। यानी कि भारत को बाजार के रूप में भी चाहिए था और कच्चे माल के रूप में भी तो चाहिए था। क्या कह रहे हैं,
एक और तो वो क्या चाहते हैं कि हम निर्यात बने कच्चे माल का, और दूसरी चाहते हैं वो आपका बाजार भी बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार उद्योगों के प्रसार के सहारे वे अपने देश यानी ब्रिटेन के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते हैं। क्या चाहते थे? कुछ भी हो, लाभ हमारा अपना होना चाहिए। ऐसी आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्प कलाओं का पतन, जहां एक और भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, वहीं स्थानीय उत्पाद में वंचित भारतीय बाजारों की मांग का प्रसार भी हो रहा है। भाई, एक तो बेरोजगारी फैल रही है, क्यों? शिल्प कला नष्ट हो गई है, हस्तकरघा नष्ट हो गया है, कृषि पक्ष जो आपका बदल गया है, लोगों में क्या होगा? अब आपका बेरोजगारी फैलेगी। बेरोजगारी है भाई, स्थानीय उत्पाद नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? जब बन ही नहीं रही है तो मिलेंगे कहाँ से? जो बना रहे थे पहले उन पे पैसा आ रहा था, यानी कि ना पैसा है ना चीजें आप बना रहे हैं, ना मिल रहे हैं। इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पाद को पूर्ण लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया। अब क्या हुआ? वो चीजें लाए, शुरू में सस्ता बेचा, बाद में उनको महंगा किया। अब वो चीजों को बेच रहे हैं जो वो भारत में आपका खरीद रहे थे। यानी कि पहले जिन चीजों की भारत में डिमांड थी, जो मांग होती थी, चाहे वो मूर्ति कला हो, हस्तकरघा में कोई भी जूते, चमड़े, लत्ते, कपड़े जो आपका बनता था, वो नष्ट कर दिया। क्योंकि आपको पता है परंपरा चीजें हुई हैं। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया है, उन्होंने उन चीजों को नष्ट किया, जमींदारी व्यवस्था ने उनको नष्ट कर दिया। अब जो सूत उगा रहा है उसकी जगह वो आपका नील उगाने लग गए, जूट कपास उग रहा है और चाय उग रही है। तो इस तरीके से ये चीजें क्या हो गया? जो उनका एक आपका एक बना हुआ सर्कल था वो आपका, चलिए देख लिया। यदि भी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योग की स्थापना होने लगी, किंतु 19वीं सदी बहुत धीमी रही। प्रारंभ में तो विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योग तक आरंभ करने। सूती वस्त्र, कपड़ा मिलें प्राय भारतीय उद्योग द्वारा लगाई गई थी। ये देश के पश्चिमी क्षेत्र यानी कि आज के महाराष्ट्र और गुजरात में अवस्थित थी। पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जाता है। यह उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा। कहां तक रहा? बंगाल प्रांत तक। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात इसका विकास प्रारंभ हुआ और टाटा आयरन स्टील यानी कि टिस्को की स्थापना की गई। अब क्या हुआ? भारत की एक अपनी फैक्ट्री लगी है, इसका नाम है आयरन स्टील। ठीक, टाटा आयरन स्टील, तो टी फॉर टाटा, आ फॉर आयरन स्टील कंपनी कॉर्पोरेशन। तो 1907 में लगी और दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी, सीमेंट, कागज आदि के कारखाने भी स्थापित। पहले क्या लगा आपका? सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमारे यहाँ क्या लगी है? टिस्को लगी है। टिस्को को आपको ध्यान रखेंगे 20वीं शताब्दी में है। ठीक, टिस्को हमारी 20वीं। चलिए आगे बढ़े। भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहन करने के लिए पूंजीगत उद्योग को प्राय अभाव बना। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तत्कालीन उपभोग का काम करने वाली वस्तुओं के उत्पादन में मशीन और कल पुर्जों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? उन सभी कल पुर्जों का निर्माण करते हैं। यंत्र तंत्र भी कुछ कारखानों की स्थापना से देश के पारंपरिक शिल्प कला आधारित विनिर्माण का के पतन में भरपाई नहीं हो पाई। यही नहीं, नव औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर बहुत कम थी और सकल घरेलू उत्पाद या सकल वर्धित मूल्य इसका योगदान भी बहुत कम रहा। नए उत्पादन क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण कमी यह थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य बहुत कम कर रहा था। वास्तव में क्षेत्र रेलों, विद्युत उत्पादनों, संचार, बंदरगाह और कुछ विभागीय उपक्रम तक ही सीमित थे। यानी कि कुछ विभागों को क्या किया गया? आपका सीमित लेवल पर इस तरीके से रखा। तो बहुत सारे आपकी चीजें थी, वो क्या थी? सीमित दायरे में बनाई गई थी और सीमित रखा गया था कि सकल घरेलू उत्पाद में किन किन चीजों का योगदान होगा वो इसमें देखी गई, किन की भरपाई
और कैसे होगी ये ध्यान रखें। ये औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति थी। अब बात करते हैं व्यापार की। और व्यापार में भी कौन सा? विदेशी व्यापार। क्या हम कुछ विदेशी व्यापार कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, या फिर सब कुछ पूरी संरचना आपकी बिगड़ चुकी है? देखिए, प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है, किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार, सीमा शुल्क की प्रतिकारी नीतियों का ही भारत के विश्व व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार में बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कैसा पड़ा है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। चाहे उसकी संरचना हो, चाहे उसका स्वरूप हो, चाहे उस पर जो आपके बैरियर की पॉलिसी लगी गई हो, उत्पादन में आपका ट्रेड, सर्विस, इन सब चीजों पर हमने ठीक देख लिया। अब देखिए, परिमाण स्वरूप भारत कच्चे माल जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील, पटसन आदि का निर्यातक देश होकर रह गया। साथ ही सूती, रेशमी, ऊन जैसे वस्त्र, अंतिम उपभोग वस्तुएं, इंग्लैंड कारखाना, हल्की मशीन आदि का आयातक भी हो। और व्यवहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत में आयात निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमा लिया। तो किसका हो गया? इंग्लैंड ने भारत के व्यापार पर, ट्रेड हो चाहे आयात हो या निर्यात हो, कुछ क्या होगा? उनके मुताबिक ही होगा। ठीक, और अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक सीमित रहा। शेष कुछ व्यापार आपका चीन से भी किया, श्रीलंका से भी, ईरान से भी होने दिया जाता था। सुएज नहर का व्यापार खुलने से भारत के व्यापार पर अंग्रेजों का नियंत्रण और सख्त हो गया, क्योंकि आप जानते हैं सुएज नहर से वो सीधा आपका आ सकते थे। उनकी दूरी आपका लगभग 75% कम हो गई, तो अब वो सीधा फारस की खाड़ी होते हुए सुएज नहर से पार करके सीधा ब्रिटेन जा सकते थे। क्लियर है? यानी कि जितना समय उन्हें भारत से केप ऑफ गुड होप जाने में लगता था, अब इतना समय उन्हें कहाँ लगता है? ब्रिटेन पहुंचने में। इसलिए क्या हो गई? उनकी पहुंच और ज्यादा सुनिश्चित हो गई। ठीक, देखिए, ये रहा विदेशी व्यापार का, कैसे कहाँ कहाँ किनकी चीज व्यापार कर रहे थे। यही क्वेश्चन पूछा गया था एक बार आईएएस में। ध्यान दीजिए, भारत से कच्चे माल के रूप में उपयोग होता था तो रेशम, कपास, चीन, नील और सोरा, सोरा भी ये है, इन सब का ट्रेड यहाँ से होता है। चलिए आगे बढ़े। विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रह गया, किंतु इस अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत भारी लागत चुकानी पड़ी। अधिशेष की वजह से क्या हुआ? भारत को, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी लागत चुकानी। ठीक, देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा, मिट्टी का तेल जैसी अनेक आवश्यक वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थी। यही नहीं, निर्यात का अधिशेष देश में सोने और चांदी के प्रभाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में इसका प्रयोग तो अंग्रेजों की भारत में शासन करने के लिए गढ़ गई वास्तव की व्यवस्था में खर्चा उठाने वाला ही होता था। वे सरकार के युद्ध व्यय और आद्रश्य मदों के आयात पर व्यय द्वारा सरकार की संपदा का क्या था, किस प्रकार था, कैसे कुछ हो रहा, ये आपको बहुत स्पष्ट इसमें महसूस हो। चलिए देख लिया, तो ये सारी चीजें इसमें दोहान पूरी व्यवस्था को हम जानने का प्रयास किया, तो एक बार देख लीजिए। किसी को कोई डाउट जितना हमने पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार पूछ लीजिए। कल जो है हम इसमें डेमोग्राफी की तरफ बढ़ेंगे, और ये था वो सुएज नहर जो रास्ते की हम बात कर रहे थे। पहले इस तरीके से होकर जाना होता था, अब क्या हो गया है कि सीधा इस तरीके से ये सुएज नहर है, यहाँ से सीधा इस तरीके से पहुंचा। रास्ता बहुत छोटा हो गया है, और अब क्या हो गया, इसी वजह से उनकी भारत पर बहुत अच्छा नियंत्रण हो गया है। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।